हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम अपने सेकंड पार्ट पर चलते हैं। मैंने कल कुछ क्वेश्चन करवा दिया था और उसके आगे आज हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो रहेगा, मध्यकालीन भारत में पाईकास्ट किसे कहते हैं। मध्यकालीन भारत में पाईकास्ट किन्हें कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है, उत्तरी भारत में कृषि भूमि के मालिकों को, और उत्तरी भारत में भूमि किसान को, उत्तरी भारत में सामंत को, और दक्षिणी भारत की भूमि किसान को। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर 2 रहेगा, उत्तरी भारत में भूमि किसान को। तो इसकी जो व्याख्या, आइए हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। ये देखिए व्याख्या देखिए, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोतों किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजारियत शब्द का प्रयोग करते थे। साथ ही हमें किसान या आशफ शब्द का भी प्रयोग मिलता है। आमतौर पर छोटे मोटे किसान द्वारा नियंत्रित भूक्षेत्र के विस्तृत उनके द्वारा प्रयोग किए वाले भेड़े और श्रम की अधिकता पाई जाती थी, और संपत्ति संबंधों तथा धन संपत्ति में आ गया। ये सब इनके ऑप्शन हैं, सॉरी व्याख्या दी गई है। और आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्यकालीन संस्कृति ग्रंथ जानकी पढ़ने का लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है वो है चक्रकवि। इसका जो लेखक है वो है चक्रकवि। और दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर दरबार के संबंध में नहीं था। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, बिशन दास, बशावन, सैयद अली, मुकुंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है बिशन दास। ओके। अबू फजल ने आईन अकबरी, अब इसका जो व्याख्या दी है उसको पढ़ लेते हैं। अबू फजल ने आईन अकबरी के 34वें भाग में अकबर के दरबार के 17 विशिष्ट चित्रकारों का उल्लेख किया है, जिनमें 13 प्रमुख हिंदू थे। और इनका देख लेते हैं कौन कौन थे। मीर सैयद अली, ख्वाजा अबू शमस, दसावंत, बशावंत, केशव लाल, मुकुंद, फारूक, कामलुक, माधव, जगन, महेश, खेमकड़ और हरिवंश व राम। ये इनके प्रमुख चित्रकार थे। और ये दूसरा क्वेश्चन अब आ गया है, ताजमहल पर कुरायती लिखने वाला सुलेखक कौन था। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, अबुल हक उस्मान खान सिराजी। दूसरा ऑप्शन है उस्ताद अहमद लाहौरी। तीसरा ऑप्शन है मीर अब्दुल करीम। चौथा ऑप्शन है उस्ताद अहमद अब्दुल्ला सिराजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अबुल हक अमानत खान सिराजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसका ताजमहल की वास्तुकार को हम लोग देख लेते हैं कौन है। ताजमहल का वास्तुकार है उस्ताद अहमद लाहौरी, ईसा का व अफेंदी। और इसका जो सुलेखाकार है उसको तो मैंने बता ही दिया है कौन है, अब्द अल हक अमानत खान सिराजी। अब इसका जो राइट दूसरा क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। मुगल काल में मनसब ए अकबरी क्या थी। इसका जो ये देख लीजिए किस किस एग्ज़ाम में आया है। आरपीएससी स्कूल व्याख्यात 2015 में आई, ये क्वेश्चन आया हुआ है।
तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तरी भारत के शास्त्रीय संगीत पर एक पुस्तक। दूसरा ऑप्शन है वजन को मापने की एक इकाई। तीसरा ऑप्शन है फारसी मंसवी जो फैजी ने लिखी थी। और चौथा ऑप्शन है दशावंत के लघु चित्रों के सज्जित एक पुस्तक। तो ये पूछा गया मध्यकाल में मनसब ए अकबरी क्या थी। मध्यकाल में मनसब ए अकबरी ये मापन की इकाई थी, जो वजन मापने की इकाई अकबर ने शुरू की थी, उसको कहा गया था मान ए अकबरी। मुगल काल में जो माप की इकाई अकबर द्वारा चलाई गई थी उसको कहा गया था मान ए अकबरी। तो वजन मापने की इकाई मान ए अकबरी थी। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको सही कूट को सुलेमित करना है, सुमेलित करना है सही कूट को। ददनी, तो आइए हम लोग इसको सुलेमित कर देते हैं। ददनी क्या थी? मुगल शाही आदेश, सदन, विनिमय पत्र, दस्तक, प्राथमिक उत्पादकों को अदा करने वाली अग्रिम राशि, हुंडी, कर की छूट का प्रयोजन करने के लिए यूरोप यात्रियों द्वारा जारी की गई आज्ञा पत्र। तो ये दस्तक क्या था? दस्तक तो यही था। दस्तक जो हमारा था, दस्तक हमारा था ये, दस्तक हमारा था कर की छूट का प्रयोजन के लिए यूरोप व्यापारियों को जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र। और हमारा जो हुंडी था, हुंडी जो था वो था विनिमय पत्र। एक तरीके का यह पत्र था जिसमें लिखा गया था कि आप लोगों को कितना से कितना कर देना है। ये एक तरीका का उस समय हुंडी कहा जाता था मुगल काल में। और उसके बाद है सनद। तो सनद का जो राइट आंसर रहेगा वो है मुगल शाही आदेश। तो मुगल काल शाही आदेश, मुगल काल में सनद को कहा जाता था मुगल शाही आदेश। और ये है ददनी। तो ददनी का जो एक ऑप्शन बचा है वो है ये, तो प्राथमिक उत्पादकों को अदा करने के लिए की जाने वाली अग्रिम राशि, वो चलती थी ददनी। तो ददनी का यही राइट आंसर रहेगा। ओके दोस्तों, ददनी का यही राइट आंसर रहेगा। तो आप लोग किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जो यूजीसी नेट जेआरएफ के हो या टीजीटी पीजीटी के हो या फिर अदर किसी सब्जेक्ट के हो। जैसे आरपीएससी व्याख्यात स्कूल का आप लोग देख ही रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन कौन कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने कैद करा दिया था। तो इसका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव को, सॉरी गुरु हरिगोविंद को जहांगीर ने कैद करवा दिया था। जहांगीर ने इसलिए गुरु अर्जुन देव को कैद करवाया था क्योंकि ये जो जहांगीर का एक जो पुत्र था खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया था। तो जब विद्रोह कर दिया था तो जहांगीर ने अर्जुन देव की तो हत्या कर दी थी, गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। और गुरु अर्जुन देव के जो बेटे थे हरिगोविंद, इनको कैद में डाल दिया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने मार डाला, मतलब उसकी हत्या कर दी, तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। ठीक है, गुरु अर्जुन देव, उसका राइट आंसर रहेगा गुरु अर्जुन देव। और अगर किस सिख गुरु को जहांगीर ने कैद करा दिया तो गुरु हरगोविंद, ये गुरु अर्जुन देव का बेटा था। ओके दोस्तों, ये हमारी व्याख्या है। अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, एक बार हम पढ़ा देते हैं। वैसे व्याख्या तो बहुत बड़ी दी गई है, बट आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सिखों के छठे गुरु गुरु हरिगोविंद मुगल सम्राट जहांगीर व शाहजहां के समकालीन थे।
गुरु अर्जुन ने हरिगोविंद को अंतिम आदेश यह दिया कि वह गुरु गद्दी पर सशस्त्र होकर बैठे और अपनी शक्ति का यथासंभव सर्वोत्तम सेना गठित करे। यह सिखों के इतिहास का नया मोड़ था। गुरु हरिगोविंद ने सच्चे बादशाह की पदवी धारण की थी। तो इसको याद रखिए, गुरु हरिगोविंद ने सच्चे बादशाह की पदवी धारण की थी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सिखों के गुरु में वह कौन सा गुरु था जिसने सच्चे बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने सच्चे बादशाह की उपाधि धारण की थी। और सिखों ने सैनिक प्रवृत्ति विकास पर अपने अनुयायियों के सैनिकों को भी दाखिल करना शुरू कर दिया तथा रामदासपुर में सशस्त्र प्रतिरोध के लिए अपनी एक स्वयं सेना गठित किया। उन्होंने अपने सभी पंथ अनुयायियों को आदेश दिया कि वे पैसे के बदले शस्त्र भेंट चढ़ावे। गुरु अपने राज्य के 700 घोड़े रखते थे। गुरु अपने राज्य में 700 घोड़े रखते थे और 300 घुड़सवार तथा 60 सशस्त्र सैनिक सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। ओके, सिख वाहिनी के रूप में इनको सिख वाहिनियों के रूप में बदल दिया गया, जिनमें उनके अनुयायी संत या सैनिक संत के रूप में कार्य करते थे। गुरु हरिगोविंद के ये सभी कार्य अपने पूर्वजों से अलग करते थे। इसी कारण वे मुगल बादशाह जहांगीर के अधिकारियों को दृष्टि में संयात्मक हो गए। मतलब जो हरिगोविंद थे ये अपने पूर्वजों से अलग कार्य करते थे। मतलब उनके जो सब पूर्वज थे वो जहाँ तक कि मुगल बादशाह के अधीन ही रहे, लेकिन जो गुरु हरिगोविंद थे वो उनके जैसे नहीं कार्य किए। तो इसीलिए तो इसका परिणाम यह हुआ कि जहांगीर ने हरिगोविंद को ग्वालियर के दुर्ग में बंदी बना दिया और गुरु अर्जुन देव पर लगाए गए जुर्माने को बकाया मांग के कारण भी यह था। वे 2 वर्ष तक कैद रहे। कुछ लेखकों में चाहू शाह की साजिश पे गुरु गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार बताए गए हैं। संभवतः यह मीर मियाँ उनका जहांगीर बहुत आदर करता था और मध्यस्थता या गुरु को रिहा कर दिया गया। ये था हमारे गुरु हरिगोविंद के बारे में कहानी। ओके, तो आप लोग इसकी व्याख्या ज़रूर पढ़िएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसकी व्याख्या ज़रूर पढ़िएगा। अब हम लोग नया क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसिद्ध प्रेम कथा हीर रांझा की रचना किसने की थी? अब देख लीजिए ये किस एग्ज़ाम में आया हुआ, 2018 में आरपीएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है वारिस शाह। ओके, हीर रांझा की रचना किसने की थी? हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने की थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपियन शक्ति ने भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित किए? इसका जो राइट आंसर है वो है पुर्तगाल। तो मध्यकाल में कौन से यूरोपियन शक्ति ने भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित किए? वो उसका जो राइट आंसर सबसे पहले वो पुर्तगाल। अकबर की विजयों के बारे में निम्नलिखित सही क्रम लगाना है। मतलब पहले कौन सा आया था, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया था। तो आइए देख लेते हैं। तो पहले उन्होंने चुनार जीता था, फिर उसके बाद मेड़ता जीता था, फिर उसके बाद रणथंभौर जीता, फिर उसके बाद कलिंजर जीता था। तो अगर ये पूछा जाए सबसे लास्ट में अकबर ने किस क्षेत्र को अपने वश में किया? मतलब अपने वश का मतलब है कि अपना अधीनता, किस क्षेत्र को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा।
तो वो था असीरगढ़। क्या था वो राइट आंसर है असीरगढ़। ओके, तो सबसे लास्ट में वो था असीरगढ़। और सबसे पहले कौन था? चुनार। अगर चुनार है, अगर ऑप्शन में चुनार दिया गया है, अगर ऑप्शन में चुनार दिया गया है तो आप चुनार को चुन लेंगे। अगर चुनार नहीं तो उसके बाद मेड़ता ही रहेगा। लेकिन ये चलिए सबसे पहले मेड़ता, चुनार के बाद मेड़ता ही रहे, मेड़ता के बाद रणथंभौर, कलिंजर, फिर सबसे लास्ट में कौन था? सबसे लास्ट में था असीरगढ़। वो मैंने आपको बता दिया है। एक ही क्वेश्चन दिया गया है, हबीब उल सिराज किसने लिखी थी? एक पुस्तक है हबीब उल सिराज, हबीब उल सिराज किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन इसका दिया गया है, हबीब उल सिराज का ऑप्शन जो है, मिर्ज़ा हैदर दुगलत, जुतनिस ख्वाजा, मोहम्मद ख्वांदा मीर, हुसैन मिर्ज़ा। तो इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद ख्वांदा मीर। इसका राइट आंसर क्या है? मोहम्मद ख्वांदा मीर। तो ये हमारा इधर के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब इनके जहांगीर के चित्रकला के बारे में पूछा गया है। किसको जहांगीर ने नासिर उल अस्र की उपाधि दी थी? तो उस्ताद मंसूर को नासिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। तो ये जो जहांगीर थे, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। किसको? चित्रकला का स्वर्ण काल, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। ओके दोस्तों, तो इसकी जो व्याख्या दी गई है, इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए हम पढ़ के बताते हैं आपको। मंसूर ने अकबर के शासन काल के अंतिम वर्षों में एक चित्रकार के रूप में कार्य आरंभ किया था। तो इसका ये उस्ताद मंसूर अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में चित्रकार के रूप में कार्य करना शुरू किया। उसके पश्चात जहांगीर के आदम प्रोत्साहन से वे चित्रकारी व प्राकृतिक इतिहास के विषयों का अमूल चिरस्तर बनकर उभरा। मतलब उन्होंने, जब जहांगीर ने उसको बोला कि तुम बहुत अच्छी चित्रकारी करते हो, तो उस्ताद मंसूर के मन में जिज्ञासा हुई और उसने और अच्छे अच्छे चित्र बनाए और जहांगीर की दरबार में वह रहने लगा। जहांगीर ने उसे नादिर उल अश्र की उपाधि दी थी। नादिर उल अश्र का मतलब था युग में दुर्लभ, युग शिरोमणि। ओके, तो उस्ताद मंसूर पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में सिद्धर्थ था। पक्षी विशेषज्ञ के रूप में उसे चित्र में साइबेरियस का एक विरल सारस, तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी फारस के फारसी बादशाह द्वारा भेंट के स्वरूप में गया, बाघ पक्षी, मोरनी आदि प्रमुख थे। तो इसका जो दिया गया है, इसने क्या क्या बनाया था, चित्र बनाए थे? साइबेरियर सारस, साइबेरियर का एक विरल सारस, तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी और बाज पक्षी, मोरनी आदि। बाज के लिए शहजादे के चित्र में उस्ताद मंसूर का 3 बार नाम अंकित है। प्रमुख पशुओं में प्रमुख रूप से जेब्रा, नीलगाय था, जेब्रा और नीलगाय था। मंसूर ने बादशाह के आदेश पर कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का अंकन किया था। मंसूर ने जब जहांगीर बादशाह ने उसको आदेश दिया तो इसने कश्मीर के 100 से अधिक घाटों का चित्रण किया था। ये कश्मीर जो था, कश्मीर जहांगीर का उद्यान था, इसमें अपना बाग बनवाया था। बंगाल के एक पुष्प, लूप लिपि पुष्प, लाल पुष्प आदि उसके प्रसिद्ध चित्र थे।
वनस्पति विज्ञान एवं जीव संबंधी चित्रों का संग्रह तैयार करवाया गया। मंसूर चित्रों में नक्काशी जैसा काम करता था, इसलिए वह अपने आप को मंसूर नक्काशा कहता था। ओके, तो ये हमारा इस क्वेश्चन की पूरी व्याख्या होगी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना पढ़ेंगे। मुगल बादशाह जिसने पहली बार उर्दू को प्रोत्साहित किया, तो वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। इनको रंगीला की पदवी मिली थी क्योंकि ये कभी कभी दरबार में औरतों के ड्रेस पहन लेते थे। पागलपन का इनका अंश, इनमें पागलपन का थोड़ा अंश भी था। लेकिन जो लेटर मुगल पीरियड होता है उसमें सबसे कुछ मतलब जो कुछ अच्छा काम किए थे वो मोहम्मद शाह रंगीला को कहा जा सकता है। अभी कोई वो भी नहीं है। किस मुगल बादशाह ने वकील का पद पर शक्ति बना लिया? अकबर। अकबर। किस मुगल बादशाह ने वकील का पद शक्ति बना लिया? वो है अकबर। तो ये इसकी व्याख्या दी गई है। मैं जूम कर देती हूँ व्याख्या, और आप लोग इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। ओके, अगर आप लोग को ज़रूरत लगती है तो। ये हमारा जो एक आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वो है, पढ़ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो बाग ए मुगल का निर्माण कौन कौन करो? शाहजहां, जहांगीर, और ऑप्शन में दिया गया है अकबर, बाबर। तो इसका राइट आंसर है बाबर। ओके ओके दोस्तों, तो ये इसकी व्याख्या दी गई है। आप लोग को अगर पढ़ने की ज़रूरत लगती है तो आप लोग पढ़ लीजिए, वैसे हम पढ़ के बता देते हैं। बाबर को बाग लगवाने का बहुत शौक था। उसने फारसी प्रेरणा से बाग-ए-बहिश्त का रिवाज भारत में शुरू किया था। भारत में पहला मुगल बाग बाबर आगरा में लगवाया, जिसे राम बाग, आराम बाग या बाग गुल अफशाक कहा जाता था, जिसकी आगे चलकर नूरजहां ने मरम्मत भी करवाई थी और इसलिए इसे बाग ए नूर अशफा के नाम से जाना गया। बाबर के शव का प्रारंभिक दफन यही स्थल पर बाग में हुआ था, लेकिन बाद में उसको वो जहाँ उसका चयन किया गया था उसने काबुल में अपने आप को दफनाने के लिए बोला था, तो वो काबुल में उसको दफनाया गया। आगरा में बाबर द्वारा निर्मित एक अन्य बाग हस्त-ए-बहिश्त था, जो यमुना के बाएं तट पर स्थित था। बाबर द्वारा 4 बाग की तर्ज पर जो एकदम शुरुआती बाग लगवाए गए थे, उनमें से एक बाग ए फतेह था, जो फतेहपुर सीकरी में झील और पहाड़ियों के बीच स्थित है। इसका निर्माण 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध की विजय की स्मृति में करवाया गया था। बाग के इसी नाम से अकबर ने आगे चलकर फतेहपुर सीकरी नगर का नाम फतेहपुर सीकरी रखने का प्रेरणा मिली। बाबर का एक और लंबा चौड़ा बाग 4 बाग यानी बाग ए नीलोफर, लोटस गार्डन आज भी धौलपुर में है। बाग ए नीलोफर, लोटस गार्डन आज भी, ये लोटस गार्डन तो बहुत से लोगों ने घूमा हुआ है, आज भी धौलपुर में स्थित है। ये दिल्ली वाला लोटस गार्डन नहीं है, ये राजस्थान वाला लोटस गार्डन है। ओके दोस्तों, तो आज का ये जो हमारा सेशन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। आप लोग अपना ध्यान रखिए और
पढ़ते रहिए।